अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिर्च एक अहम फ़सल है। मिर्च के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का हमला भी होता है। आज आप लोगों को बताएंगे कि मिर्च की फ़सल के ऊपर कौन कौन सी बीमारियों का हमला होता है और कौन कौन से कीड़ों का हमला होता है और उसका कंट्रोल क्या है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको फील्ड के अंदर जो ना खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले जो ना हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं मिर्च की फसल को। उसके बाद जो ना हम इनके ऊपर कौन कौन से कीड़ों का जो ना हमला होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ जो है ना आप लोगों को इनका कंट्रोल भी बताते जाएंगे। मिर्च की फसल के ऊपर जो ना वायरस का हमला भी होता है। इस वायरस के हमले की वजह से जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसके वजह से जो ना पत्ते जो ना वो बिल्कुल चौड़-मुड़ हो जाते हैं। इसके किनारे जो ना ऊपर की तरफ फ़ोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ-साथ जो रगें हैं वो भी जो ना फूलना शुरू हो जाती हैं, सूजना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ-साथ इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि पीले-पीले जो ना वो धब्बे भी नज़र आ रहे होते हैं। ये बेसिकली जो ना ये वायरस की बीमारी लगी हुई है मिर्च की फसल को। वायरस जो है ना ये लाइलाज मर्ज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि जो ना इसका कोई इलाज नहीं है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी खुराक का टाइम के ऊपर आपने पानी देना है, खाद देनी है। इसके साथ साथ जो ना आपने फोलियर के स्प्रे करने हैं ताकि इसकी बढ़ोतरी होती रहे, ये पौधा चलता रहे। अगर ये पौधा रुक गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता जाएगा, इसके ऊपर जो फल लगेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो ना आपने इसकी बढ़ोतरी नहीं रोकनी, आपने NPK के स्प्रे करने हैं, अमीनो एसिड के स्प्रे करने हैं ताकि इसके पत्ते खुल जाएं और ये दोबारा जो ना पौधा बहाल हो जाए। इसके अलावा जो ना मिर्च का पौधा सूखना शुरू हो जाता है। अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम उसको उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ गली हुई होती है। इसको हम रूट राट वाली बीमारी कहते हैं। रूट राट की वजह से, जड़ के गलने की वजह से पौधे जो ना फील्ड के अंदर सूखना शुरू हो जाते हैं। वो दिन ब दिन जो ना वो सूखते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाती है जो सूख रहे होते हैं। उसके लिए ये है कि आपने जो ना थायोफिनेट तकरीबन 600 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से उसकी ड्रिंचिंग करनी है या उसको फ्लड आपने करना है, तो इसका जो ना कंट्रोल मिल सकता है। इसके अलावा जो ना काला राट की बीमारी भी लगती है। काला राट ये है कि ज़मीन के ऊपर बिल्कुल नज़दीक जो है ना तना जो ना उसको गलना शुरू हो जाता है, एक ब्लैक धब्बा बन जाता है उसकी जड़ के करीब। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपने जो ना ये थायोफिनेट वगैरह जो ना आपने इसको फ्लड करना है और इसके अलावा आप सल्फ़र भी फ्लड कर सकते हैं। सल्फ़र के भी अच्छे रिज़ल्ट हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तकरीबन 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से उसको आप फ्लड कर सकते हैं या आप थायोफिनेट 600 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर सकते हैं। अगर ये बीमारी ज़्यादा है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसको रिपीट लाज़मी करना है। अगर जब आप पनीरी शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त आप जब पानी लगाएँगे तो आप उसी वक़्त ही जो ना आप थायोफिनेट या सल्फ़र 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से उसको फ्लड कर दिया करें ताकि ये बीमारी आए ही ना। इसके अलावा जो ना आपने एहतियातन जब आप पनीरी शिफ्ट कर रहे हों तो पनीरी के जो पौधे हैं आपने जो ना एक महलूल तैयार कर लेना है। तकरीबन 5 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर जो ना आपने थायोफिनेट को जो ना उसका महलूल बना लें और उनकी जड़ों को डिप करके फिर आप पनीरी को शिफ्ट कर लें। इस तरीके से जो ना इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। मेरे काश्तकार भाइयों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर फील्ड के अंदर पौधे सूख रहे हैं तो पहले आपने ज़मीन से उस पौधे को उखाड़ना है। ये भी हो सकता है कि रूट राट की बीमारी ना हो या काला राट की बीमारी ना हो, तो फिर आप ये देख लें कि अगर जड़ उसकी खाई जा रही है, टुकी हुई है यानी कि कटी हुई है, तो फिर आप समझ जाएं कि इसके अंदर जो ना दीमक का हमला हो चुका है। अगर दीमक लगी हुई है तो फिर आपने क्लोरपेरिफास जो ना तकरीबन 2 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने उसको फ्लड करना है। इसके अलावा जो ना झुलसाओं की बीमारी भी लगती है इस मिर्च की फसल के ऊपर। मिर्च के पौधे जो ना ये झुलसना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। अगर इनको गौर से देखें तो पत्तों के ऊपर जो ना भूरे-भूरे धब्बे बन रहे होते हैं। ये धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से जो ना फिर पौधे के पत्ते जो ना वो सूखना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से पूरा पौधा सूख जाता है और मर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ना आपने इंट्राकॉल का स्प्रे करना है और इसके साथ-साथ जो ना आपने तकरीबन अगर ज़्यादा हमला हो तो फिर आपने तकरीबन 7 दिन के वक्फे से जो ना दोबारा आप डायफिनोकोनाज़ोल का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी मिर्च की फसल के ऊपर जो ना मेजर बीमारियां यानी कि जो ज़्यादा हमलावर होती हैं।
اور اس کے بارے میں جو ہے ہم نے بات کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کون سے کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھرپس کی۔ اس کے اوپر جو نا تھرپس کا حملہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پتے کے نیچے والی سائڈ کے اوپر جو نا تھرپس کے چھوٹے چھوٹے جو نا وہ کیڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ پتے کے نیچے والی سائڈ کے اوپر رہ کر جو نا یہ رس چوستے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نا پتے چاندی نما نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سورج کی روشنی کے ساتھ ایسے دیکھیں نا اوپر اٹھا کے پتے کو، تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چاندی نما یعنی کہ ایسے چمک نظر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی جو نا تھرپس کا حملہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نا آپ کلورفیناپیر کا سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا مرچ کی فصل کے اوپر جیسٹ کا حملہ بھی ہوتا ہے، جس کو چوس تیلا کہتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نا آپ اس کو فلونیکامیڈ کا سپرے کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسٹ کا جو اٹیک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو نا وہ نیچے والے پتوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر والے پتوں کے اوپر جو نا حملہ شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جو نا آپ نے اس کو کنٹرول لازمی کرنا ہے۔ اس کا شمار بھی رس چوسنے والے کیڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیو، لشکری سونڈی کا بھی اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نا آپ میچ یا آپ لیفیوران یا ایما اور لیفیوران کا جو نا مکسچر جو نا آپ اس کا سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے کاشتکار بھائیو، میں ایما میکٹن اور لیفیوران کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو فرق بتا دوں کہ ایما میکٹن جو نا ابتدائی سٹیج کے اوپر جب سنڈی چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اس وقت سپرے کریں تو بہترین طریقے سے جو نا اس کا کنٹرول مل جاتا ہے، فوری ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لیفیوران کا سپرے کریں گے تو 72 گھنٹے کے بعد جو نا اس کا رزلٹ ملے گا، اور تقریباً 24-25 دن تک جو نا اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ اگر آپ ایمیمیکٹن کا سپرے کریں گے تو وہ فوری رزلٹ ہوگا، لیکن اگلے دن اور بھی پھر اس کو دوبارہ لگ سکتی ہے، دیر پا اس کا جو نا رزلٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو نا آپ لیفیوران یا میچ آپ اس کا جو نا کسی اچھی کمپنی کا پروڈکٹ لے کے اس کا سپرے کریں، تاکہ یہ دیر پر رزلٹ ہو۔ 72 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے لیفیوران کا جو نا رزلٹ، اور جو نا دیر پا ہوتا ہے۔ ایمیمیکٹن کا فوری ہوتا ہے اور جو نا دیر پا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو نا مرچ کی فصل کے اوپر چور کیڑے کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کیڑا بہت ساری سبزیات کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اکتوبر تا مئی یعنی یہ سرگرم رہتا ہے، اور رات کے وقت چھوٹے پودوں کو کاٹ کاٹ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ کھاتا کم ہے اور نقصان جو ہے نا وہ زیادہ کرتا ہے۔ دن کے وقت سنڈیاں زمین میں جو نا چھپی رہتی ہیں۔ اس چور کیڑے کو جو نا آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے جو نا کلورپیریفاس آپ 2 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیں تو اس کا جو نا کنٹرول مل جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کلورپیریفاس فلڈ کریں گے تو آپ کو 2 کنٹرول مل سکتے ہیں، دیمک کا بھی کنٹرول مل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا اس چور کیڑے کا بھی کنٹرول مل سکتا ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔